टॉपिक, ठीक है जी। तो ज़रा ध्यान से समझना चीज़ों को बेटा। यहाँ पर जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर क्या कि बेटा दैट इज सबसे पहले हमारा टॉपिक है इकोनॉमी मॉडल्स, ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल्स सबसे पहले हेडिंग बेटा हमारी है इकोनॉमिक मॉडल्स। अब इकोनॉमी बेटा मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझना। 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, जिसमें हम बोलते हैं जी एडी जो होता है वो सी प्लस आई के बराबर होता है, ठीक है जी बेटा। एडी जो होता है वो सी प्लस आई के बराबर होता है। सेकंड हमारा होता है बेटा 3 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें बेटा जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो सी प्लस आई प्लस जी के बराबर होता है, वेयर सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट एंड जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इतनी बात समझ में आती है बेटा मेरी आप लोगों को यहाँ पर। नाउ थर्ड बेटा इधर जो कंसेप्ट है दैट इज 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है बच्चा। यहाँ पे बेसिकली एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है जी। या फिर आप कह सकते हो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है मेरे बच्चा। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट है इधर। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी ऐसे होती है। अब बात आती है जी 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये एज्यूम्पशन की जाती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती, और 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मान जाती है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट नहीं होता। बट इन दिस मॉडल वी हैव ऑल दी मॉडल्स, ठीक है। ऑल दी बेसिकली फैक्टर्स कंजम्पशन इन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड साथ साथ नेट एक्सपोर्ट, ठीक है बच्चा। नाउ अब जरा समझना ध्यान से, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है मेरे बच्चा। तो कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। दैट मीन्स व्हाट कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई, ठीक है जी। कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई। यहाँ पे बेटा हमारे जो सी बार होता है इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है बच्चा जी। इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। चलिए जी आगे जस्ट हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और उसके बाद बेटा स्मॉल सी जो होता है वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब जो सी है वो 0 to 1 में लाई करता है। जो बेटा जो सी वैल्यू है वो लाई करती है 0 to 1 में, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे जो वाई है दैट इज योर इनकम, वाई इज योर इनकम, गॉट इट बेटा। अब पॉइंट समझना, यहाँ पे जो स्मॉल सी है इसे हम कहते हैं एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, ठीक है बच्चा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि चेंज इन वाई जो है वो चेंज इन सी से वीकली ज्यादा होता है। ये कंडीशन ऑलवेज है, ठीक है मेरा बच्चा। ये कंडीशन क्या है? ऑलवेज। क्यों ऑलवेज? क्योंकि कभी भी कंजम्पशन का चेंज इनकम के चेंज से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से जो स्मॉल सी है लाई करता है 0 to 1 में, हमेशा 0 to 1 में बेटा लाई करेगा, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आती मेरी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हमारा बेसिकली कंसेप्ट है इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम कंडीशन इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब जो क्या जी होता है जी, देखो एग्रीगेट डिमांड जो होता है बेसिकली हमारा वो होता है सी प्लस आई के बराबर। और यू नो जो सी होता है वो सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई होता है, और आई इज बेसिकली आई बार। वी एज्यूम दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हो तो सी बार प्लस का आई बार प्लस का स्मॉल वाई, और आप इसको कह सकते हो
ए बार प्लस का स्मॉल सी वाई। ठीक है जी, यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। ए डी इज इक्वल टू ए बार, व्हाट इज ए बार यार? ए बार इज द ऑल ऑटोनोमस, ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, हमने इसको ए बार बोल दिया। ठीक है बड़े बच्चा, अब एट इक्विलिब्रियम हम बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम यहां पे बात कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम बेटा क्या होता है कि y इज इक्वल टू ए डी होता है। ठीक है जी, तो y बेसिकली ए डी के बराबर है, ए डी हमारा ए बार प्लस का स्मॉल सी वाई के बराबर है, तो y की वैल्यू हो गई ए बार अपॉन में 1 माइनस का सी। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ y। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि आप लोग बेटा बहुत अच्छे से जानते हो, हमारी इकोनॉमी में टोटल 3 टाइप्स के वो 3 नहीं 2 टाइप के बेसिकली, वो मैं कुछ अलग बात कर रहा था। 2 टाइप्स के या 2 बड़ी बड़ी थ्योरी आई है, एक क्लासिकल थ्योरी और एक केन्स थ्योरी। ठीक है, उसके बाद बेटा और मल्टीपल चीज है, 2 ही थ्योरी आई है, क्लासिकल और केन्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बेसिकली अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी, देखिए समझना बेटा, केन्स वाला कंसेप्ट हम अलग पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, उस केन्स का कंसेप्ट तो अलग लेवल पर है, उसकी बात एक अलग है, बट बेसिकली अभी मान लो आपको केन्स के बारे में पता है जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। केन्स के अकॉर्डिंगली बेटा जो इक्विलिब्रियम फाइंड होता है, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एट फुलफिल द कंडीशन दैट इज y इज इक्वल टू ए डी। ये हमारा इनकम एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे कि ये समझना ध्यान से बेटा, जैसे कि ये कंसेप्ट, दिस इज y एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बच्चा, दिस इज y। देखो केन्स सिर्फ इतना सा बोलता है कि भाई एडी इज इक्वल टू y होना चाहिए, दैट्स इट, उसका पॉइंट बस इतना सा है। ठीक है, बाकी और डिटेल नहीं जा रहे हम लोग। तो जैसे कि मान लो ये लाइन है हमारी y की, ठीक है, ये लाइन है हमारी एग्रीगेट डिमांड की, विच इज इक्वल टू ए बार प्लस का स्मॉल सी वाई, या फिर ये लाइन इज इक्वल टू सी बार प्लस का आई बार प्लस स्मॉल सी वाई, ये स्मॉल सी वाई। ठीक है बेटा, ये चीज। अब एट इक्विलिब्रियम, अब यहाँ की बात करो मेरे से इधर, तो ये हो गया जी वाई नॉट, मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट आप लोग अपने व्यूज से, ये अगर मान लो एक आउटपुट यहां पर आता है y1, तो इस y1 का मतलब क्या होगा? इस y1 का मतलब होगा कि y इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, द इनकम इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, हमारा खर्चा हमारी इनकम से कम है, y इनकम इज मोर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब ये होगा कि या तो हम डिमांड बढ़ाएंगे या हम अपनी सप्लाई कम करेंगे। ठीक है, या तो हम डिमांड, देखो इनकम कब आई है? जब हमने सप्लाई करा खुद को, समझो बात को, इनकम कब जनरेट हुई है? जब हमने खुद को सप्लाई करा है, यानी एज एन लेबर आवर्स के फॉर्म में। तो अब देखो इनकम इज मोर देन एडी, तो अब ज्यादा है, या तो हम एग्रीगेट सप्लाई कम करें या फिर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं। तो बेसिकली अगर हम एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कम करते हैं, तो बेटा समझना ध्यान से, एग्रीगेट सप्लाई कम करते हैं तो क्या होगा जी? मान लो हम कहते हैं जी हमें इनकम कम करो, तो उसका मतलब क्या? एग्रीगेट सप्लाई कम करो। एग्रीगेट सप्लाई कम करनी होगी तो क्या आएगा जी? समझना ध्यान से, मैं जस्ट आपसे एक छोटी सी बात करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं जी ये कि इफ y इज मोर देन एडी, तो इसका मतलब यही तो होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कम करो, और एग्रीगेट सप्लाई कम करने का यहां समझना, इफ यू वांट टू y डिक्रीज, तो एग्रीगेट सप्लाई कम करो जिससे कि हम अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और समझो जरा, एक पॉइंट और समझो, जब नॉर्मली इकोनॉमी में जो अनप्लान इन्वेंट्री, एक हमारी इकोनॉमी में अनप्लान इन्वेंट्री होती है। अनप्लान इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि हमने प्रोड्यूस कितना करा, और एक तो मतलब वो तो होगा सप्लाई, जो प्रोड्यूस कितना करा, जो हमने सप्लाई करना है उतना प्रोड्यूस कर लिया, और एक होता है कि हमने एक्स्ट्रा में कितना प्रोड्यूस कर रखा है जो मार्केट में नहीं बट हमारी स्टॉक गोडाउन में है। ठीक है, फॉर्मूला होता है अनप्लान इन्वेंट्री का y माइनस का एडी, ये फॉर्मूला होता है, ऑब्वियस बात है। तो अब अगर बेसिकली ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अनप्लान इन्वेंट्री पॉजिटिव है।
अनप्लान इन्वेंट्री पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि हमारे पास इकोनॉमिक के अंदर ये एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जब एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे। समझ रहे मेरी बात को, हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को यहाँ पर बेसिकली बच्चा कम करेंगे। अब कम कैसे करेंगे जरा ये समझ लो जरा ध्यान से। कम ऐसे करेंगे जी, प्रोडक्शन कम करने के लिए हम लेबर कम डिमांड करेंगे। लेबर कम डिमांड करेंगे तो लेबर की वेज कम होगी, लेबर की वेज कम होगी तो पैसा कम होगा, तो पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड्स कम हो जाएंगी। यानी प्रोडक्शन कम होने का इंपैक्ट डिमांड कम होना भी है। यानी एएस भी कम हुआ, यानी वाई भी कम हुआ और एडी भी कम हुआ, दोनों चीजें कम हो रही है। बट किसका स्लोप या किसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी, एज कंपेयर इसकी। ठीक है जी, ये वापिस इधर आएगा। रीजन है इसके पीछे, ऐसे नहीं है, देखो समझो। वाई हमारा जो एडी है या एएस है बेसिकली वो वाई है, और जो एडी है वो सी बार प्लस का स्मॉल, हाँ ये एडी जो है वो ए बार प्लस का स्मॉल सी वाई है। अब और सी जो है लाई कर रहा है 0 to 1 में। सोचो हमने बोला जी वाई कम हो रहा है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप पे 1 to 1 एएस कम हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं जी वाई कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड पे फ्लो जो पड़ेगा कम पड़ेगा, यानी सी बिकॉज सी लाइज बिटवीन 0 to 1, तो एग्रीगेट डिमांड पे जो इंपैक्ट पड़ेगा ना वो बेटा लेस देन 1 इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये एएस जो वाई कम होगा वो ज्यादा स्पीड से कम होगा एग्रीगेट सप्लाई एडी की स्पीड से। ठीक है बेटा, और इस गैप को अगर बात करते हैं जहां पे एग्रीगेट डिमांड बेसिकली मोर देन वाई, ठीक है जी, ये पॉइंट दूसरा हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। बेसिकली मैं दोनों चीजों को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन वाई इज नॉट इक्वल टू एडी, व्हेन वाई इज नॉट इक्वल्स टू एडी, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या आएंगे मेरे बच्चे इधर। अगर वाई इज मोर देन एडी था, वो वाली जो बातें मैंने बताई अभी आपको दोबारा से लिख देता हूँ। अनप्लान इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस का एडी, और अगर ये पॉजिटिव है तो बेसिकली हमारा अनप्लान इन्वेंटरी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोडक्शन अमाउंट बचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम क्या हम लोग इस साल और प्रोडक्शन इस साल उतनी प्रोडक्शन करेंगे जितनी पिछले साल करी थी? नहीं, इस साल हमारी लेस प्रोडक्शन होगी। ठीक है बट इस साल हमारी लेस प्रोडक्शन होगी, विच इंप्लाई दैट डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा, जिस वजह से उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। और जब इनकम कम होगी तो बेटा एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आता है ये, इनकम कम होने पर ये भी कम होगा। बट सी लाइज बिटवीन 0 to 1, तो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन चेंज इन वाई या एएस। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आती मेरी आप लोगों को बढ़िया से। ऑन द सेम साइड वाई इज लेस देन एडी, दूसरा केस जो मैंने ये वाला लिया है, जो मैंने वाला एग्जांपल लिया, वाई इज लेस देन एडी। तो इस केस में बेटा क्या होगा जरा समझना ध्यान से। इस केस में अनप्लान इन्वेंट्री का फॉर्मूला जो वाई माइनस के एडी होता है, तो यहाँ पे अनप्लान इन्वेंट्री नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि पहले से ज्यादा डिमांड है। अनप्लान इन्वेंट्री नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव अमाउंट है, अनप्लान इन्वेंट्री नेगेटिव होने का मतलब होता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर जो न्यू प्रोडक्शन करेंगे मतलब कमिंग ईयर के लिए हम अपने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन मोड। ठीक है, प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ा देंगे, जो ज्यादा प्रोडक्शन है उसको और इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से बेटा डिमांड फॉर इनपुट्स लेबर जो है बढ़ेगा, जिसकी वजह से बेटा हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेरे बच्चा हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। लेकिन एग्रीगेट डिमांड का जो चेंज है वो कम होगा एग्रीगेट आउटपुट या सप्लाई से, ये तो बात कंफर्म है। तो ध्यान रखना, ये जो है ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, बट स्पीड ऑफ एडी इज लेस देन स्पीड ऑफ वाई, चेंज इन वाई। ठीक है, तो ये y2 है, ये बेसिकली अपने लेवल पर आया, ये अपने लेवल पर आया। ठीक है बेटा, तो हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो इधर कि जब हमारा अनप्लान इन्वेंट्री पॉजिटिव होता है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे बेसिकली अनप्लान इन्वेंट्री जब पॉजिटिव होता है, जब वाई ज्यादा होता है, ठीक है जी, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कम होती है, लेस प्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। बट इतनी बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है जी, नाउ अब एक कंसेप्ट आता है, यहां तक क्लियर मेरे बच्चा ना। अब कंसेप्ट आता है मल्टीप्लायर। ये बेटा
जो मैं ISLM कराऊंगा ना, ये उसके नोट्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये नोट इसका कंसेप्ट है। मल्टीप्लायर, बेटा मल्टीप्लायर क्या होता है? मैथमेटिकली मल्टीप्लायर बेसिकली स्लोप को बोलते हैं, मतलब स्लोप इन नॉट इन वाई एक्सिस वाला स्लोप, मतलब डेरिवेटिव, मल्टीप्लायर डेरिवेशंस को बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट ऐसा समझना, अगर हम लोग कहते हैं ये y इज इक्वल टू ए बार प्लस का स्मॉल सी वाई, तो अगर हमें बेटा यहाँ पे मल्टीप्लायर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ए बार करेंगे। सो दिस इज दी मल्टीप्लायर, इसको अल्फा बोल दो, ठीक है जी, इसको आप बेटा अल्फा बोल दो, इट्स अ मल्टीप्लायर, ठीक है बेटा। कंसेप्ट है काफी सारे, वो मैं आपको नोट्स वगैरह दूंगा, तो उसमें इतना ही समझना है बेटा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी। अच्छा, यहां से निकलेगा, आप जरा समझो, बेसिकली y आया है ए बार अपॉन में 1 माइनस का c, तो यहाँ पे जो स्लोप आया भैया, स्लोप इन सेंस मल्टीप्लायर जो आया, स्लोप मत बोलना, इसको मल्टीप्लायर बोलना, चेंज ऑफ y अपॉन में चेंज ऑफ ए बार, वो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस का c, गाइस दिस इज द मल्टीप्लायर, ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लायर, गॉट इट बेटा। चलिए जी आगे जस्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लायर के बाद में, जस्ट न्यूमेरिकल कंसेप्ट है वो हम देख लेंगे बाद में बेटा। अब ये मॉडल था 2 सेक्टर मॉडल, अब हम बात करते हैं बेटा 3 सेक्टर मॉडल की, ठीक है मेरा बच्चा, हम बात करते हैं बेटा 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है जी, 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। अब बेटा समझना 3 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एक एक करके समझना, y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू जो फंक्शन बनता है हमारा, c होता है, i होता है और g होता है, ये तीनों चीजें होती हैं। एंड जब आप g लगा रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज रेवेन्यूज, ठीक है मेरा बच्चा। तो इसका मतलब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, जो कि पहले भी था, बट नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। रीजन है, गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है ना, गवर्नमेंट बेटा, तो वो एक्सपेंडिचर के साथ साथ रेवेन्यू के लिए भी इन्वॉल्व होती है। इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डू नॉट फॉर जी, एंड गवर्नमेंट रेवेन्यूज डू नॉट एज टी मतलब टैक्सेशन, ठीक है। तो ये हो गया आई को बेसिकली आप लोग कांस्टेंट मान लो, क्या कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, आई को आप बेटा यहाँ पर जस्ट एज कांस्टेंट मान लो और जी को भी कांस्टेंट मान लो। लेकिन यहाँ पे जो वाइड है उसका, वाई डी है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चा, वाई डी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस का टैक्स प्लस का ट्रांसफर्स, ठीक है, वाई माइनस का टैक्स प्लस का ट्रांसफर्स, वाई माइनस का टैक्स प्लस का ट्रांसफर्स। तो बेटा ये कंसेप्ट होता है, इधर जरा ध्यान से समझना, इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एंड y इज इक्वल टू सी, यही कंसेप्ट है। अब है क्या, अब जरा वैल्यूज, बेसिकली वैल्यूज पुट कर देते हैं, या उससे पहले जो c की वैल्यू है, वो c वैल्यू क्या थी बेटा, c था हमारे पास में फंक्शन ऑफ वाई डी, ठीक है, बेसिकली सी फंक्शन ऑफ वाई डी, एंड सी बार स्मॉल सी वाई डी, या फिर c इज इक्वल टू सी बार स्मॉल सी y माइनस का t प्लस का टी आर। बेटा यहाँ पे ट्रांसफर्स को टी आर बोला है, टैक्स को t बोला है। और मजे की बात, जो टैक्स है वो भी दो पार्ट्स का होता है, एक ऑटो मतलब लमसम टैक्स, दूसरा प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, c इज इक्वल टू सी बार स्मॉल सी y माइनस का t बार माइनस का स्मॉल t y प्लस का टी आर, सी बार स्मॉल सी y माइनस का सी टी बार माइनस का सी टी वाई प्लस का सी टी आर बार, ठीक है जी। ये हो गई हमारी सी की वैल्यू, कंजम्पशन वैल्यू, समझ में आई बेटा मेरी बात आप लोगों को? हाँ जी, कंजम्पशन वैल्यू समझ में आई अच्छे से, कोई डाउट बेटा यहाँ तक आप लोगों को? अब बात करते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड की, जो फॉर्मूला होता है एडी इज इक्वल्स टू, अभी आएंगे इक्विलिब्रियम पर भी, सी प्लस एडी होता है बेटा सी प्लस, ये इज इक्वल टू है सी प्लस आई प्लस जी। तो एडी की वैल्यू है सी बार सी टी बार माइनस का सी, अच्छा सी टी आर बार, ये प्लस का स्मॉल सी वन माइनस का टी वाई एंड प्लस का
जी बार प्लस का आई बार, ठीक है, यानी एडी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस का सी टी आर बार बेसिकली माइनस का सी टी बार प्लस का सी ब्रैकेट माइनस का टी इंटू वाई एंड प्लस का जी बार प्लस का आई बार, ठीक है बेटा, ये एडी है। अब अगर बेसिकली हम इसका डायग्राम भी बनाते हैं इधर, समझना बेटा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे एडी का डायग्राम भी बनाया दैट इज वाई और ये एडी, तो दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एडी एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है बेटा, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, गॉट इट बेटा। तो यहां तक पॉइंट समझना है इधर। अच्छा एक एक करके बात समझते हैं, ये हमारा एक कंसेप्ट आ गया कि एक तो ये इसको हम लिख देते हैं सी बार सी टी आर बार माइनस का सी टी बार, ठीक है बेटा, एक तो हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे और ऐड करते हैं चीजों को इधर, ये तो जैसे जी बार नहीं किया, अब जी बार भी ऐड करते हो, सी बार सी टी बार प्लस का जी बार प्लस का आई बार माइनस का सी टी आर बार, समझ रहे हो क्या करा है मैंने, इस नंबर के अंदर आई और जी भी ऐड कर दिया, आई और जी भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो फाइनली आई विल गेट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज y1, और कुछ नहीं है यहाँ पर कंसेप्चुअली, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं है बेटा, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ इसको समझते रहो, नोटिंग करनी है तो नोटिंग भी कर सकते हो। बस ये बेटा क्या करेगा ध्यान रखना, ये ISLM जब करेगी उसकी अप्रोच सिखाएगा बस ये आपको। और ISLM का बेनिफिट क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, ISLM का बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को बेटा हमारी यूनिट नंबर, जो हमारा अगला एडवांस टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का अलग कंसेप्ट, ठीक है बच्चा, ये टूल्स हैं बेसिकली इन सब चीजों के। तो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है मेरे बच्चा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, equilibrium condition. Now y is equals to aggregate demand AD and y is equals to जो था basically C bar, I bar, G bar, CT bar माइनस का सी टी आर बार, ये हो गया जी, प्लस का स्मॉल सी वन माइनस का टी वाई, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, पूरी वैल्यू को बोला है ये ए बार प्लस का सी वन माइनस का टी वाई, ठीक है बेटा, इसको हम यहाँ लिया है तो हो गया y माइनस का c इज इक्वल्स टू ए बार, ठीक है बच्चा। तो y की वैल्यू आ गई 1 अपन में 1 माइनस का c ब्रैकेट 1 माइनस का t ए बार, ठीक है बच्चा, y इज इक्वल्स टू ए बार अपन में 1 माइनस का c ब्रैकेट 1 माइनस का t, गॉट इट बेटा। और हमने पूरी वैल्यू को क्या मान लिया है ए बार, गॉट इट बेटा। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है बच्चा, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी। नाउ अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की, यहां पर मल्टीप्लायर की बात, तो बेटा यू नो मल्टीप्लायर के लिए क्या करना होता है, हमारे पास y की वैल्यू है ए बार अपॉन में माइनस का सी ब्रैकेट माइनस का टी, तो हमने क्या करा यहाँ से चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ ए बार कर दिया, ठीक है बेटा। क्या किया हम लोगों ने बेटा, y को चेंज कर डिफरेंशिएट किया है, चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू ए बार, तो ए बार का तो 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। सो दिस इज द मल्टीप्लायर, इसे नॉर्मली आप अल्फा जी डिनोट कर सकते हो, इसे बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ए बार के अंदर कितने सारे नंबर्स थे, ए बार के अंदर क्या क्या था, ए बार के अंदर बेटा मैं आपको बता देता हूं, ए बार के अंदर सी बार था, आई बार था, जी बार था, सी टी आर बार था, माइनस का सी टी बार था, ये था ए के अंदर। लेकिन जब हमने y को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमने इसको गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर ही क्यों बोला, क्योंकि बेटा देखो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, सी बार ऑटोनोमस है, अब टैक्स के हिसाब से या ट्रांसफर के हिसाब से चेंज करो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से आप लोग चेंज करो, मतलब वेरी किस हिसाब से करते हो, इन तीनों के रिस्पेक्ट में होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर ही होगा, ठीक है। हाँ इन्वेस्टमेंट होता है तो एक वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली रिलेटेड टू मनी मार्केट, इन्वेस्टमेंट इज अमाउंट मनी, ठीक है, एक लिक्विड अमाउंट है इन्वेस्टमेंट, एक तरह का इन्वेस्टमेंट एक अलग कंसेप्ट है। जब आप सेमेस्टर 4 में जाओगे ना, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नाम के एक
यूनिट आएगी इन्वेस्टमेंट नाम से, या एक चैप्टर आएगा जो बहुत ही हाइपोथेटिकल, मतलब हाइपोथेटिकल सेंस के, बस आप भी सोचोगे यार क्या ये बोल रहे हैं बुक के अंदर, क्या ये बातें कर रहे हैं। मैं भी पढ़ाऊंगा तो जबरदस्ती की बातें ही करेंगे हम भी, लेकिन क्या करें बेटा, सिलेक्शन या नंबर या मार्क्स उन्हीं चीजों पर ही होनी है सब चीजें, ठीक है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर बोलते हैं, क्योंकि जो 3 सेक्टर मल्टीप्लायर होता है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अदरवाइज इसे अल्फा जी बोलो, जरूरी नहीं इसको कुछ और बोलो, अब इसे अल्फा जी ही बोलो। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जस्ट आप कहते हो जी हमने ए बार में, अगर आपने इसको ए बार की जगह जी बार में चेंज किया, ठीक है, तो आप इसे ऑब्वियसली बात है अल्फा जी बोलो, खुशी खुशी, हमें भी खुशी होगी। ये बेसिकली होगा 1 अपॉन में 1 माइनस का सी ब्रैकेट 1 माइनस का टी, 1 अपॉन में 1 माइनस का सी ब्रैकेट 1 माइनस का टी। ऐसे देखना जी बेटा, अब हमने चेंज किया y को विद रिस्पेक्ट टू i बार, ये भी सेम वही आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस का सी ब्रैकेट 1 माइनस का टी सी, ठीक है जी। दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बट फिर भी बोलेंगे हम इसे अल्फा जी ही, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है जी। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, क्लियर। चलिए जी, अच्छा इसमें एक चीज और है, मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। जैसे ए बार था, वो ए बार बराबर था हमारा सी बार आई बार जी बार सी टी आर बार माइनस का सी टी बार, ठीक है। आप कहते हो चेंज इन ए बार हो रहा है, अब चेंज इन ए बार हो गया चेंज इन सी बार, चेंज इन आई बार, चेंज इन जी बार, सी चेंज इन टी आर बार, सी चेंज इन टी बार, कोई बात नहीं लगा दिया। अब हम ये कहते हैं इधर कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ए बार हुआ ये, और इस ए बार को हम लोग कहते हैं जी, ये जी के रिस्पेक्ट में हुआ है, जो ए बार है वो जी है, तो जी ये सॉरी यहाँ पे चेंज आएगा, तो जी के चेंज के अलावा ये बेसिकली ये चेंज ऑफ जी बार है, जी के चेंज के अलावा बाकी सारे चेंज क्या हो जाएंगे जीरो। तो हमें पता ना पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बात कर रहे हैं। चेंज ऑफ जी मतलब y में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के चेंज के अलावा जितने और दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव चेंजेस हैं उन सबका चेंज बेटा जीरो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव में, इसलिए अल्फा जी बनाता दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस का सी ब्रैकेट 1 माइनस का टी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं ये जो ए बार चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू आई बार हो रहा है, तो ये भी सेम आएगा जी 1 अपॉन में 1 माइनस का सी ब्रैकेट 1 माइनस का टी। और मैं कहता हूं ये जो y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए बार ही हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए बार ही हो रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है ये चेंज इन टी आर बार के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सोचो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसका बेसिकली 1 हो जाएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका 1 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट सी है वो आ जाएगा बाहर। बस मैं ये समझाना चाहता था आपको कि सी कोफिशिएंट आ जाएगा, सबका ही मल्टीप्लायर ये नहीं होता, ये भी होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टी बार के रिस्पेक्ट में, तो अब देखो यहाँ पे क्या है जी माइनस का टी माइनस का सी टी बार, तो टी का 1 हो गया बेसिकली सी इसका 1 हो गया, बच्चा माइनस का सी, ये बच्चा माइनस का सी अपॉन में 1 माइनस का सी ब्रैकेट 1 माइनस का टी। गॉट इट बेटा, मेरी इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को बढ़िया से। तो ये था मेरा कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला मेरी साइड से, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें एक बैलेंस बजट वाला भी है, बट वो आई डोंट थिंक सो कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस एक छोटा सा ये देख लेते हैं, एक छोटा सा नोट समझ लेना बेटा, छोटा सा नोट यहाँ पे कि जब चेंज ऑफ जी बार इज इक्वल टू चेंज ऑफ टी बार, यू नो व्हाट इज टी और व्हाट इज जी? जी इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टी इज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, टी मतलब टैक्सेशन। तो जब ये बराबर होता है तो ध्यान रखना बेटा इनकम बढ़ती है, इनकम राइजेस, ठीक है, इनकम बढ़ती है। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर ऐसा क्यों होता है, तो बराबर है ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली इनकम इसलिए बढ़ती है क्योंकि बहुत जगहों पर टैक्सेशन भी होता ही नहीं है, ओनली एक्सपेंडिचर्स ही होते हैं।
तो एक्सपेंडिचर सी होते हैं तो चेंज ऑफ जी तो होता है। अब अगर मोस्टली बेटा रेवेन्यू कम ही होता है, अगर रेवेन्यू बराबर भी हो गया ना तो इनकम बढ़ेगी, टैक्स अगर आ रहा तो इनकम बढ़ेगी, अदरवाइज ऑब्लिगेशन नहीं है कि टैक्स आना ही आना है, ठीक है। दूसरा अगर डेल जी बार इज मोर देन, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, इसमें भी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो ये एम्बिगियस होगा, ठीक है जी। ये कुछ बेटा इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से होता है। अगर आप मुझे बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको 2 मिनट में बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है, आपको पता लग जाएगा, नहीं बेटा। ये कुछ बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं, मैक्रो को समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा वक्त चाहिए बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप एग्रीगेट लेवल पर बात करते हो, बड़े लेवल पर बात करते हो। माइक्रो, मैथ, स्टैट, ये सब जो तो बड़ा इजी, न्यूमेरिकल करो जी हो गया, कंज्यूमर चोरी का न्यूमेरिकल करो, एल सब्सटीट्यूट ओ जी हो गया। लेकिन जहाँ मैक्रो की बात आ जाती है तो इसमें बेटा कनेक्टिविटी काफी सारी होती है, ठीक है मेरा बच्चा। अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर, वो भी एक तरह नोट, ये नोट नंबर 1 है। एक नोट नंबर 2 है बेटा यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ठीक है बेटा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। तो बेसिकली आप ऐसे मान के चलो, ये कब यूज होता है, टू कंट्रोल बूम रेसेशंस, बूम रेसेशंस, ठीक है। स्टेबलाइजर्स आर रिड्यूस्ड, तो ये बेटा रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। यानी इसमें जो टैक्सेशन वगैरह होते हैं, टैक्सेशन और सब्सिडी, दीज आर दी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ये इकोनॉमी का एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो अमाउंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो रिस्पॉन्स चेंज होता है वो ऑटोनोमस के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास इकोनॉमी में सी बार ऑटोनोमस ए बार थे, ये चेंज नहीं होते, लेकिन अगर इकोनॉमी में किसी भी तरीके की इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये ए बार अपनी कुर्बानियां देंगे, ठीक है। ये ए बार चेंज होंगे, इस ए बार में सी बार था, आई बार था, जी बार था, सी टी आर बार था और सी टी बार था, और अभी एक्स बार भी आएगा। तो बेटा फिर ये अपनी कुर्बानी देंगे एंड देन स्टेबलाइज करेंगे चीजों को, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, तो बेटा यहाँ तक की क्लास ओके रखते हैं। ये आपको ISLM को समझने में हेल्प करेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ISLM कंसेप्ट। नाउ हम लोग बेटा नेक्स्ट सेशन में ISLM डिस्कस करेंगे, ISLM को, ठीक है बेटा। उसमें हम चीजें कंप्लीट करेंगे, काफी सारी चीजें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया था, वो चीजें बेटा आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। एंड अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो बेटा, ठीक है। ये मैं करा रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ ना टाइम तो लग ही रहा है मेरा भी इसमें, ठीक है। तो बेटा आप इसको अच्छे से प्रेपर करो, ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से प्रेपर करो, बिल्कुल हल्के में ना लो चीजों को, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज बेटा, टेक केयर।